हेलो डियर। आज जो हम लोग का टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है, नया टॉपिक क्या है? काइनेमेटिक्स है। ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग जो वेक्टर्स या मैथमेटिकल टूल्स जो पढ़ रहे थे वो सब किसके लिए? फिजिक्स के लिए ही पढ़ रहे थे। यानी कि फिजिक्स का जो रियल टॉपिक यानी कि जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हमारा कौन सा है? काइनेमेटिक्स है। ठीक है ना। तो अगर इस काइनेमेटिक्स टॉपिक्स को बड़े ध्यान से पढ़ना, इसमें प्रॉब्लम भी खूब सारा प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर तुम्हारा काइनेमेटिक्स अगर स्ट्रांग होगा तो ये जान लो कि तुम्हें पूरा मैकेनिक्स तुम्हारा क्या है? स्ट्रांग हो जाएगा। अब मैकेनिक्स करने का मतलब क्या हो गया? यानी कि इसमें सब इंक्लूड हो जाएगा, काइनेमेटिक्स भी इंक्लूड हो जाएगा, लॉज ऑफ मोशन भी हो जाएगा, वर्क एनर्जी पावर हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल डायनेमिक्स। ठीक है ना। तो काइनेमेटिक्स अगर आपका अच्छा होगा, इसलिए काइनेमेटिक्स में जितना ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना। ठीक है। और काइनेमेटिक्स में कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं है। किसी भी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, ये दिक्कत हो, वो जूम पे जो हम लोग डाउट डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना, उसमें अपना क्या हो, जो भी तुम्हारा मिसकॉन्सेप्ट हो या तुम्हारा मिसअंडरस्टैंडिंग हो या जो नहीं समझ पा रहे हो वो सब पूछ लेना। ठीक है। तो बहुत अच्छे से काइनेमेटिक्स पढ़ना है। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, है ना, काइनेमेटिक्स। देखो तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैकेनिक्स का। ठीक है ना। तो मैकेनिक्स है क्या? मैकेनिक्स तो ये फिजिक्स का एक ब्रांच है ना। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। जब तुम्हारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट के स्टडी के बारे में जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील करता है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड मैकेनिक्स। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो यानी कि तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के बारे में डील करता है, कहने मतलब ऑब्जेक्ट के मोशंस के बारे में जहाँ पे डील होता है। ठीक है ना। ये मैकेनिक्स को हम लोग ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, डील्स विथ स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। यानी कि जो ऑब्जेक्ट मोशन है उसके बारे में जो डील करता है, ठीक है ना, हम लोग उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है मैकेनिक्स। फर्स्ट स्टैटिक्स, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। यानी कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में उसके बारे में जो डील करता है उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो इट डील्स अबाउट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। यानी कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में उसके बारे में ये तुम्हारा डील करता है। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका मतलब कि तुम्हारा क्या हो गया, वो अगर रेस्ट में है तो हमेशा तुम्हारा क्या रेस्ट में रहेगा, वो मोशन में नहीं आएगा। इसका मतलब उस पर सम ऑफ फोर्स क्या है? 0। और जब सम ऑफ फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे 0 है तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स इक्विलिब्रियम। यानी कि फोर्स क्या है? इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना। यानी कि क्या हो गया, दैट इज फोर्सेज ऑन एन ऑब्जेक्ट is in equilibrium।
कहने मतलब कि फोर्सेज इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब कि तुम्हारा क्या हो गया, टोटल सम ऑफ फोर्स उस पर क्या, उस ऑब्जेक्ट पे जीरो है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है। दूसरा ब्रांच क्या हो गया मैकेनिक्स का, सेकंड जो ब्रांच है दैट इज द काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, तो ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि तुम्हारा क्या करता है, डील करता है ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है। ठीक है ना। लेकिन ये तुम्हारा उस कॉज के बारे में डिस्कशन नहीं करता जिसकी वजह से मोशन हो रहा है। कहने का मतलब कॉजेज क्या होता है, मतलब कि जिसकी वजह से मोशन होता है, तो कॉजेज होता है जो फोर्सेज उस पर एक्ट कर रहा है, वही उस पर कॉजेज है ना। बॉडी का नेचर किस तरह का है, ठीक है ना। बॉडी तुम्हारा क्या है, रिजिड है कि डिफॉर्मिंग है, उसके वजह से तुम्हारा क्या हो सकता है उसमें मोशन, मतलब कि हम लोग उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब तुम्हारा क्या, काइनेमेटिक्स जो हो गया, तो ये कहाँ से आया, ये वर्ड काइनेमा से आया है। ठीक है ना। तो इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड काइनेमा। ठीक है। ये ग्रीक वर्ड काइनेमा से आया है। काइनेमा, ठीक है। ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, मीन्स मोशन। काइनेमा मतलब क्या होता है, मोशन होता है। ये ग्रीक वर्ड है काइनेमा, ठीक है ना। उसका मतलब क्या होता है, मोशन। और उसी हम लोग काइनेमेटिक्स में तुम्हारा ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में डील करते हैं। ठीक है ना। तो ये तुम्हारा करता है, ये डील्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, जो कि मोशन में है ना, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट कॉजेज, ठीक है ना, विच प्रोड्यूसेस मोशन। यानी कि जो मोशन को प्रोड्यूस करता है उन कॉजेज के बारे में डिस्कशन नहीं करता है। ठीक है ना। तो कॉजेज में तुम्हारा क्या हो गया, दैट इज फोर्स एंड नेचर ऑफ बॉडी, एंड नेचर ऑफ बॉडी, इसके बारे में ये डिस्कशन नहीं करता है। ठीक है ना। यानी कि जो फोर्स, जो तुम्हारा क्या, जो सोर्स ऑफ मोशन क्रिएट करता है, ठीक है ना, या बॉडी का तुम्हारा क्या है, बॉडी के नेचर्स के बारे में, मतलब कि जिसकी वजह से मोशन किस टाइप का होगा, ये तुम्हारा क्या था, उसके बारे में ये डील नहीं करता है। ठीक है ना। बस ये मोशन के बारे में डील करता है, उसके सोर्स के बारे में ये डिस्कशन नहीं करता है। यहाँ पे किसका इंपॉर्टेंट रोल है, टाइम का इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि टाइम तुम्हारा जैसे जैसे चेंज होगा स्पेस में, तुम्हारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदलेगा, क्योंकि वो मोशन में है। ठीक है ना। तो पोजीशन तुम्हारा किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी कि तुम्हारा डिफरेंट टाइम पे उसका पोजीशन डिफरेंट होगा, डिफरेंट टाइम पे वेलोसिटी डिफरेंट होगा, डिफरेंट टाइम पे एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, टाइम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है ना। द टाइम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल हियर, टाइम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है ना। काइनेमेटिक्स में टाइम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तीसरा ब्रांच जो हो गया मैकेनिक्स का, दैट इज द डायनेमिक्स। ठीक है। ये ग्रीक वर्ड डायनमा से आया है। कहाँ से आया है, डायनेमिक्स, है ना। डायनेमिक्स मीन्स क्या होता है, पावर, मीन्स पावर।
यानी कि ये भी तुम्हारा क्या था, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में डिस्कशन करता है, लेकिन उस कॉज को भी डिस्कस करता है जो मोशन को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि ये फोर्सेस और नेचर ऑफ बॉडी के बारे में भी डिस्कशन करता है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, डील्स विथ एन ऑब्जेक्ट in motion, ठीक है ना। टेकिंग इनटू अकाउंट द causes which प्रोड्यूसेज मोशन, यानी कि उस कॉज के बारे में भी साथ में डिस्कशन करता है मोशन के साथ साथ, जो क्या हो रहा है मोशन को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि वो फोर्स और नेचर ऑफ बॉडी के बारे में भी डिस्कशन करता है, या बोल सकते हो नेचर ऑफ फोर्स और नेचर ऑफ बॉडी के बारे में भी ये साथ में डिस्कशन करता है। यहाँ पे भी तुम्हारा टाइम का इंपॉर्टेंट रोल है, चूंकि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो डिफरेंट टाइम पे पोजीशन डिफरेंट होगा, वेलोसिटी डिफरेंट होगा, एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, इसलिए जब भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होगा तो टाइम का इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो जिस तरह से काइनेमेटिक्स में टाइम का इंपॉर्टेंट रोल है, डायनेमिक्स में भी क्या टाइम का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। हियर टाइम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, टाइम का तुम्हारा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या आ गया कि ब्रांच ऑफ ऑब्जेक्ट जो तुम्हारा क्या डील करता है ऑब्जेक्ट के बारे में जो कि मोशन में है ना। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द ऑब्जेक्ट इन मोशन, दैट ब्रांच इज कॉल्ड मैकेनिक्स। ऐसे 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, है ना। स्टैटिक्स में हम लोग उस ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि जो तुम्हारा क्या होता है रेस्ट में होता है, यानी कि उस पर टोटल सम ऑफ फोर्स 0 है, इसका मतलब कि फोर्सेस क्या है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज रेस्ट में तो उसका पोजीशन तो चेंज नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे टाइम का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जब मोशन में है उसके बारे में हम लोग डील करते हैं, और तो इसलिए टाइम का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। वहाँ वो कॉजेस के बारे में डिस्कशन नहीं करते जो मोशन को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि नेचर ऑफ फोर्स और नेचर ऑफ बॉडी के बारे में डिस्कशन हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन डायनेमिक्स में मोशन के साथ साथ उस कॉज के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है, जो कि मोशन को प्रोड्यूस कर रहा है। तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों में टाइम का क्या होता है इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमारा जो टॉपिक जो काइनेमेटिक्स है यही से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब क्या बोले, काइनेमेटिक्स में तुम्हारा क्या होता है, हम लोग जो ऑब्जेक्ट तुम्हारा मोशन में है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, है ना। तो इसलिए अब तुम्हारा क्या हो गया, अगला जो वर्ड हम लोग डिफाइन करेंगे रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट हम लोग किसे बोलेंगे कि रेस्ट में है, और किसे कहेंगे कि वो मोशन में है। रेस्ट एंड मोशन। देखो यहां पे
तो इसे समझने के लिए कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, तो हम लोग तुम्हारा एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि रूम में तुम्हारा क्या है, एक टेबल है ना, एक स्टडी टेबल है। अब रूम में तुम्हारा क्या होता है, हमेशा एक फिक्स पोजीशन पे रहता है। यानी कि कोई तुम्हारा क्या हो गया, इस कमरे में जो भी लड़का आ रहा है उसके रेस्पेक्ट में उस टेबल का क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। यानी कि कह सकते हो कि ये तुम्हारा क्या हो रहा है, अर्थ फ्रेम में इस टेबल का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि एक लड़का जो कि अर्थ पे है उसके लिए ये टेबल क्या है, जो रूम में टेबल पड़ा हुआ है वो हमेशा रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ तुम्हारा क्या हो रहा है, उस टेबल का उस लड़के के रेस्पेक्ट में कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है ना। यानी कि जो ऑब्जर्वर अर्थ फ्रेम में उसके रेस्पेक्ट में टेबल का पोजीशन चेंज में नहीं हो रहा है टाइम के साथ। इसलिए क्या हो गया, इस लड़के के रेस्पेक्ट में यानी कि अर्थ फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में तुम्हारा टेबल क्या है, रेस्ट में। लेकिन क्या ये टेबल रेस्ट में है? एक हम दूसरे ऑब्जर्वर के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि कहाँ पे, मून पे है। तो क्या हो रहा है कि अर्थ के चारों तरफ मून क्या हो रहा है, घूम रहा है ना, रोटेट कर रहा है। इसका मतलब मून का पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। इसका मतलब ये हो गया कि मून का अर्थ के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि मून पे जो आदमी खड़ा होगा वो भी क्या देख रहा होगा कि अर्थ का पोजीशन बदल रहा है, अर्थ घूम रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो मून पे जो लड़का है उसे ये टेबल रेस्ट में नहीं दिखाई पड़ेगा। उसे क्या दिखाई पड़ेगा कि उससे टेबल का डिस्टेंस बदल रहा है ना। यानी कि टेबल का डायरेक्शन भी बदल रहा है, यानी कि टेबल का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो एक ही टाइम पे एक लड़का जो कि अर्थ फ्रेम में खड़ा है उसके लिए टेबल रेस्ट में है, लेकिन जो लड़का मून पे खड़ा है उसके लिए यह टेबल क्या है, मोशन में है। क्योंकि मून के रेस्पेक्ट में टेबल क्या पोजीशन, क्योंकि मून के रेस्पेक्ट में अर्थ का पोजीशन बदल रहा है, इसलिए इस टेबल का भी पोजीशन क्या हो रहा है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो एक ही ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे लड़का खड़ा है उसके लिए वो क्या हो रहा है, पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, वो रेस्ट में है। लेकिन जो तुम्हारा मून पे जो लड़का खड़ा है, ठीक है ना, यानी कि जो ऑब्जर्वर मून में है, मून फ्रेम पे है, यानी कि मून पे है जो ऑब्जर्वर, उसके लिए ये टेबल का पोजीशन चेंज हो रहा है। क्योंकि टाइम के साथ टेबल पोजीशन बदल रहा है, यानी कि टेबल मोशन में है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग टेबल को रेस्ट में बोले कि मोशन में बोलेंगे। तो इसलिए रेस्ट ऑफ मोशन जो वर्ड है वो तुम्हारा क्या होता है, वो डिफाइन किया जाता है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, कौन उसे वॉच कर रहा है। अगर अर्थ का लड़का इस टेबल को वॉच कर रहा है तो टाइम के तुम्हारा क्या हो रहा है, टाइम के साथ ये टेबल अर्थ वाले लड़के के साथ पोजीशन नहीं बदल रहा है, तो अर्थ वाले लड़के के लिए रेस्ट में। मून वाले अब जो लड़के के बारे में बात करेंगे तो वो अपने रेस्पेक्ट में क्या देख रहा है कि टेबल उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ। तो मून वाले ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में तुम्हारा क्या है, वो मोशन में है। तो एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग फ्रेम से तुम्हारा क्या हो सकता है, वो रेस्ट में एक फ्रेम से हो सकता है तो दूसरे फ्रेम से मोशन में हो सकता है। इसलिए रेस्ट और मोशन जो होता है ये वर्ड, ये तुम्हारा क्या होता है, ये ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है। ऑब्जर्वर किस फ्रेम में उसके रेस्पेक्ट में देखा जाता है। इसलिए हम लोग टेबल को ऐसा ही नहीं बोल सकते कि टेबल रेस्ट में कि मोशन में। सबसे पहले ये पूछना होगा किसके रेस्पेक्ट में, मतलब ऑब्जर्वर कौन है ना। किसके रेस्पेक्ट में करने का मतलब ऑब्जर्वर कौन है, कौन इसे वॉच कर रहा है। अगर जो वॉच कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में अगर टेबल टाइम के साथ पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है तो उसके लिए वो रेस्ट में है ना। अगर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में टेबल अगर टेबल टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है। तो इसलिए रेस्ट और मोशन तुम्हारा क्या है, रेस्ट और मोशन तुम्हारा फ्रेम डिपेंडेंट टर्म है, ठीक है ना। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन एज द टाइम पासेज, अगर कोई बॉडी टाइम पास कर रहा है उसके साथ पोजीशन नहीं चेंज करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो इट इज सेड टू बी रेस्ट, तो उसे रेस्ट में बोलते हैं। और इफ अ बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन, अगर बॉडी अपना पोजीशन को चेंज करता है, ठीक है ना, विथ द टाइम, तो इट इज सेड टू बी मूविंग। और टाइम के साथ अगर वो मोशन में है तो इसे मूविंग बोलते हैं। यानी कि रेस्ट और मोशन वर्ड कंप्लीटली किसके रेस्पेक्ट में डिफाइंड है, यह कंप्लीटली इसे डिफाइन किया जाता है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग फ्रेम से देखने पे, जैसे अर्थ वाले फ्रेम से टेबल रेस्ट में है तो मून वाले फ्रेम से टेबल क्या है, मोशन में है। तो इसलिए जब भी अगर पूछा जाएगा कि बताओ वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या राइज होगा कि किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी ऑब्जर्वर कौन है, सीधी सी बात। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज नहीं कर रहा टाइम के साथ
तो वो रेस्ट में कहलाएगा उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है तो उस ऑब्जर्वर के लिए वो क्या होगा, मोशन में कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ टर्म डिफाइन करते हैं। पहला टर्म है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो, मान लेते कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव कर रहा है, तुम्हारा क्या हो रहा है, ये पॉइंट ए से तुम्हारा बी पे जा रहा है। तो ये पॉइंट ए से बी पे जा रहा है तो इसका पाथ जरूरी नहीं है कोई स्ट्रेट लाइन हो, या कोई कर्व पाथ से भी होते हुए जा सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि तुम्हारा क्या है, ये रेफरेंस एक्सिस है ना, उधर एक्स एक्सिस हो गया, ये बाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, ये ऑरिजिन हो गया। कहने का मतलब ऑब्जर्वर जहां पे खड़ा होता है, क्योंकि पूरे इस मोशन को एनालिसिस जो आदमी कर रहा है वो ऑब्जर्वर है, तो आदमी क्या होता है जहाँ पे खड़ा, ऑब्जर्वर जहाँ पे खड़ा वो सब कुछ अपने रेस्पेक्ट में ना मेजर करता है कि उसके रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं चेंज कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। कहने का मतलब ऑब्जर्वर जहाँ पे खड़ा होता है ऑरिजिन वहीं पे ऑब्जर्वर चूज करता है, यानी कि ऑरिजिन कहाँ पे है, जहाँ पे ऑब्जर्वर है वहीं पे ऑरिजिन है। और ऑब्जर्वर अपने रेस्पेक्ट में तुम्हारा क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, यानी कि वो तुम्हारा क्या हो रहा है, स्पेस में जो पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि तुम्हारा क्या हो गया कि ये ऑब्जेक्ट जो तुम्हारा हो गया ए से स्टार्ट कर रहा है और वो कोई कर्व पाथ से होते हुए बी तक ये जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर तुम्हारा इनिशियली कहाँ पे इसे देखा, एट पॉइंट ए पे, किस टाइम पे देखा, जिस टाइम पे इनिशियली देखा उसे हम लोग टी आई, सफिक्स में आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल टाइम, है ना। जिस समय ये देखा वो कहाँ था, इनिशियली जब वो देखा टी आई टाइम पे, तो उसका पोजीशन कहाँ पे है, ए पे है। तो ये ए से तुम्हारा कितना सी, सी से डी, है ना, और डी से ये तुम्हारा होते हुए बी। तो इसका पाथ कैसा है, इसका पाथ जो है ए सी, सी डी और डी बी, ये कर्व पाथ के थ्रू होते हुए तुम्हारा ए टू बी जा रहा है। और बी पे तुम्हारा कब है, तो जिस समय ये बी पे पहुंचा, है ना, वो फाइनल टाइम जो है उसे टी एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस फाइनल टाइम को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, टी एफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में तुम्हारा कितना, इसका जो पोजीशन वेक्टर जो हो गया पॉइंट ए का t इक्वल टू 0 पे, इसको हम लोग ऑरिजिन से लिख रहे हैं, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर आई वेक्टर। ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए के तुम्हारा क्या हो गया, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट का जो तुम्हारा क्या होता है, दोनों को ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में, यानी कि ऑरिजिन से जो लाइन जाके पॉइंट को ज्वाइन करता है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ऑरिजिन है और हेडिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट कहाँ पे, ए है। तो ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ये जो हो गया, ये पॉइंट ए का हो गया। तो ये चूंकि इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, इसलिए सफिक्स में आई लिख रहे हैं। ठीक है, या इसे ए भी लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। उसी तरह से बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ऑरिजिन से जो लाइन जाके बी को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है ना, देखो हेड कहाँ पे है, इस बी पे। हेड कहीं पे भी दिखा सकते हो, बस एरो का डायरेक्शन इधर है, बीच में भी देख सकते हो, बी पे भी दे सकते हो। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर को ऑरिजिन से जो जाके लाइन ज्वाइन करता है, इसे आर वी लिखे, इसे या आर एफ लिख देते हैं। आर एफ करने का मतलब क्या हो गया, फाइनल पॉइंट का ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे
जो आर्क लेंथ होता है, यानी कि जिस पाथ को ये फॉलो करता है, पाथ को इसको फॉलो कर रहा है, ए सी डी बी, यानी कि कर्व ए सी डी बी, इस पाथ लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे? तो अगर बोलेंगे, क्या बोले थे काइनेमेटिक्स में किसका इंपॉर्टेंट रोल है? टाइम का। अगर पूछा जाएगा कि टाइम टी आई से टी एफ के बीच में डिस्टेंस कवर कितना हुआ, तो डिस्टेंस कवर जो कहलाएगा पाथ ए सी डी बी इज कॉल्ड द डिस्टेंस कवर इन टाइम टी आई टू टी एफ। ठीक है ना? तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? डिस्टेंस is the length of curve or path traveled by an object in a given टाइम इंटरवल। एक गिवन टाइम इंटरवल में तुम्हारा क्या होता है? जो तुम्हारा क्या होता है एक्चुअल पाथ वो ट्रेवल करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस कवर बोलते हैं। तो ये बोला कि डिस्टेंस कवर तुम्हारा टी आई टू टी एफ के बीच में कितना हो गया। ठीक है ना? तो फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस कवर्ड इन टी आई टू टी एफ इज इक्वल टू कितना हो गया? तो तुम्हारा ये हो गया आर्क, ठीक है ना, या कर्व लेंथ ऑफ ए सी डी बी। ये क्या हो गया? टी आई से टी एफ के बीच में इस कर्व का जो टोटल जो लेंथ होगा, है ना, ए से सी, सी से डी, डी से ई, ये टोटल जो कर्व का लेंथ होगा दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस कवर। ठीक है? जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? तो इनिशियल पोजीशन यानी कि पॉइंट ए से फाइनल पोजीशन पॉइंट बी को जो लाइन जाके ज्वाइन कर रहा है, देखो ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जो तुम्हारा क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो तुम्हारा क्या होता है, ज्वाइन करता है, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between a starting point and terminating point। इस डायरेक्शन क्या है? its direction is from starting point to terminating point। तो स्टार्टिंग पॉइंट से टर्मिनेटिंग पॉइंट की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यानी कि इसे हम लोग जनरली वेक्टर आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर कितना हो जाएगा? तो ये भी एक टाइम इंटरवल में डिफाइंड है। तो डिस्प्लेसमेंट
of an object in time ti to tf, तो ti से tf के बीच में, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना है आर वेक्टर। और इस आर वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, फाइनल पॉइंट का पोजीशन माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन। या ट्रायंगल ऑफ एडिशन से देख सकते हो, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर कौन है, आर का टेल है ना, यही ना आर सेकंड वेक्टर हो गया। तो पहला वेक्टर का हेड और लास्ट वेक्टर को तुम्हारा हेड, फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड को जो ज्वाइन करा, इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। यानी कि तुम्हारा कितना हो गया कि आर आई वेक्टर प्लस आर वेक्टर, इसका रिजल्टेंट कौन है, इसका रिजल्टेंट है आर एफ वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशंस। तो इसका मतलब वेक्टर आर क्या हो गया, देयरफॉर आर वेक्टर इज इक्वल टू हो गया आर एफ माइनस आर आई। कहने का मतलब ये तो डिस्प्लेसमेंट है डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जो हो गया फाइनल पॉइंट का पोजीशन माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, यानी कि ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में फाइनल पॉइंट का पोजीशन माइनस ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में इनिशियल पॉइंट का पोजीशन, है ना। तो ये केवल फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे नहीं डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये कौन सा कर्व को फॉलो करते हुए गया इस पे नहीं डिपेंड करता है ना। ये या तो सीधा ए टू बी जाए, या ए से सी, सी से डी, डी से बी जाए, या किसी भी पाथ के थ्रू होते हुए जाए। अगर इनिशियल पॉइंट ए है फाइनल पॉइंट बी है तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज क्या होगा, जो स्ट्रेट लाइन ए से बी को जो ज्वाइन करेगा, ठीक है ना, वही स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, यानी कि ए बी जो हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। यानी कि यार क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। देखो अब सब कुछ बोर्ड पे इतना डिटेल्स में लिखेंगे तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो पीडीएफ नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, सारा टर्म्स को समझाते चलेंगे। अब इस तरह से बोर्ड पे हम लोग नहीं लिखा करेंगे, ठीक है ना। क्या होगा, अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे, बोर्ड पे समझा देंगे। जो पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा उसी पीडीएफ नोट से क्या करोगे, आप लोग अपना नोट्स को तैयार करते जाओगे, ठीक है। अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल मूव अलोंग अ पाथ। पहले पाथ हम लोग ट्रेस कर देते हैं। देखो फिगर का जो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का जो फिगर है वो ये है। ये ए टू बी गया, पहले ये 3 मीटर है, फिर बी टू सी गया, ये 4 मीटर है, और फिर यहाँ से ये 37 डिग्री सी टू डी गया 5 मीटर। (37 डिग्री सी टू डी।
तो बोला पार्टिकल मूव अलोंग अ पाथ ए बी सी डी, ठीक है ना, ये इस पे परपेंडिकुलर है एज शोन इन फिगर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द पोजीशन ए टू पोजीशन डी, है ना। चलो इसमें क्वेश्चन एक और बाद में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट हो गया मेरा कितना ए, ठीक है ना, और टर्मिनेटिंग पॉइंट मेरा कितना हो गया, ये डी हो गया। तो स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट जो हो गया, अगर इसका कोऑर्डिनेट अगर मुझे पता है तो हम लोग आसानी से तुम्हारा क्या लिख सकते हैं, हम लोग आसानी से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे तो मान लेते हैं कि ये ऑरिजिन है, ठीक है ना, ये ऑरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट ए का, तब क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 0 0 ले लिए। इस तरह हम लोग लाइन ए बी के अलॉन्ग मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और इसके परपेंडिकुलर ये तुम्हारा क्या आ गया, ये बाई एक्सिस, इसको मान लेते हैं। तब देखो तो यानी कि इस लाइन को अगर हम लोग आगे बढ़ा दे, है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल, और डी से परपेंडिकुलर हम लोग इस पे ड्रॉ कर दे, ये डी से परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर दे, तो बताओ ये बेस कितना हो जाएगा, ये बेस जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा 5 cos 37 होगा ना, ये कितना हो जाएगा 5 cos 37। आ जाओगे तो cos 37 कितना, 5 cos 37, cos 37 होता है 4/5। तो कहने का मतलब तुम्हारा क्या हो गया, ये 4 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये जो हाइट जो हो जाएगा वो 5 परपेंडिकुलर साइड ना हो जाएगा, एंगल के सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं, ये साइन हो जाएगा, तो ये 5 sin 37 हो जाएगा। आ जाएगा तो 5 sin 37, तो sin 37 कितना 3/5, तो ये कितना आ जाएगा 3 मीटर, यानी कि ये हाइट है 3 मीटर। तो बताओ ये जो हो गया, ये हो गया 4 मीटर, है ना, और ये जो हो गया ये कितना हो गया, ये हो गया 3 मीटर, इज इक्वल टू 3 मीटर। कहने मतलब ये हाइट जो हो गया वो 3 मीटर हो गया, और यहां से यहां तक ये हाइट कितना है, 4 मीटर है। यह हाइट हो गया 4 मीटर, ठीक है। अब ये है 3 मीटर, अब प्लस ये कितना है 4 मीटर, तब बताओ तो ये कितना हो गया, यानी कि ये 4 हुआ ना, यहां से यहां तक ये क्या हुआ, ये 4 हुआ, ये है 4 मीटर। तो बताओ कि ए से यहां तक का टोटल डिस्टेंस 3 + 4, यानी कि कहने मतलब डी का जो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट 7 मीटर हो गया, और डी का बाई कोऑर्डिनेट कितना, तो 4 + ये 3, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 मीटर, यानी कि डी का मेरा बाई कोऑर्डिनेट हो गया 7 मीटर। तो तुम्हारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है ना। तब ये बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ए टू डी वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यानी कि तुम्हारा इसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि कितना हो गया 7 मीटर, यानी कि 7 i कैप, यही ना। तो तुम उसे क्या लिखेंगे हम लोग, फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है उसको हम लोग 7 i कैप + 7 j कैप है। एक्स कोऑर्डिनेट में तुम्हारा क्या आ जाएगा, i कैप लग जाएगा यूनिट वेक्टर, और बाई कोऑर्डिनेट में क्या लग जाएगा, j कैप लग जाएगा। तो यानी कि इससे पोजीशन वेक्टर इसका कितना आ जाएगा 7 i कैप + 7 j कैप, ठीक है। और ऑरिजिन का क्या, तो ऑरिजिन तो 0 0 है, माइनस, है ना, 0 i कैप
और 0 जे कैप, तो इसको ना भी लिखे तो 0 इंटू ये तो पूरा का पूरा 0 है, तो यानी कि कितना हो गया जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हो गया 7i कैप प्लस 7j कैप, ये हो गया। तो मैग्नीट्यूड मेरा कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो रूट अंडर 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यानी कि 7√2 मीटर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन में तुम्हारा क्या पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट केवल निकालना है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो यही मेरा आंसर हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट, यानी ए से डी को जो जाके लाइन ज्वाइन कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7√2 मीटर हो जाएगा। यानी कि देखो इस ए से डी को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, ए टू डी जो लाइन जा रहा है, ये ए से डी जो लाइन जा रहा है, ये ब्लू कलर से लाइन ड्रॉ की है, यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया ए डी। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 7√2 है ना, एंगल नहीं बताना है। अगर यहाँ पे अगर ये बोलते हैं कि लेंथ, अगर ये पूछा जाता है कि टोटल पाथ लेंथ कितना है, डिस्टेंस कवर्ड क्या हुआ, ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन में ऐड कर दे रहे हैं क्या, व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट या पार्टिकल बाय द पार्टिकल। डिस्टेंस कवर की बात करते तो कितना हो जाता, तो डिस्टेंस जो होता टोटल लेंथ ऑफ पाथ, यानी कि ए से बी पहले गया तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसका लेंथ, फिर बी टू सी गया तो इसका लेंथ प्लस बी सी, और लेंथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड हो गया उसका, ठीक है ना, फिर सी से डी गया इसका लेंथ प्लस सी डी। तो सेम गिवन टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे 7√2 है वहाँ पे डिस्टेंस कवर देखो 3 + 4 + 5 यानी कि 12 मीटर है ना, और डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना है, 7√2 मीटर है। तो क्वेश्चन में केवल डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था, हम लोग डिस्टेंस कवर्ड भी निकाल दिए। तो यहाँ पे देख सकते हो पार्टिकल ए टू बी डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से नहीं गया है, 7√2 क्या होगा, 12 से छोटा होगा इसका वैल्यू 7√2 का, ठीक है। √2 का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, √2 जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.4 होता है। तो 1.4 × 7 अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 84 हाथ में गया 2, ठीक है ना, 28 तो 7 2 98, 9.8 मीटर ये अप्रॉक्सीमेटली इसका वैल्यू है। तो ये तुम्हारा क्या डायरेक्शन चेंज करते हुए पहले ए टू बी गया है एक्स एक्सिस का, फिर डायरेक्शन चेंज किया बाई की तरफ गया, फिर एक्स और तुम्हारा वाई एक्सिस के बीच में गया। तो ये डायरेक्शन चेंज करा, जब भी पार्टिकल अगर डायरेक्शन चेंज करेगा तो हमेशा तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्टेंस कवर से ऑलवेज छोटा होगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर केवल एक ही कंडीशन में सेम होता है, पार्टिकल केवल स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा बिना चेंज ऑफ डायरेक्शन के। अगर डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा तभी उस कंडीशन में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड सेम होगा, ये दोनों सेम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर जहाँ भी अगर पार्टिकल डायरेक्शन चेंज कर लिया, ठीक है ना, चाहे वो स्ट्रेट पाथ पे डायरेक्शन चेंज करे, चाहे वो अगर सीधा मान लो कि आगे यहाँ से 10 मीटर आगे गया, कितना गया 10 मीटर आगे गया और 2 मीटर पीछे लौट आया सेम स्ट्रेट लाइन पे, तो टोटल देखो तो इसका डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, 10 + 2 12 मीटर है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस कवर। जबकि डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, तो देखो तो फाइनल पोजीशन अब यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट किया था, मान लेते कि ए से स्टार्ट किया, ए से बी गया और बी से लौट के सी आया,
तो फाइनली जो सी पे है ना, तो ए से सी तक का तुम्हारा क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन जो ए से सी डायरेक्ट ज्वाइन करेगा उसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो 10 में से ये 2 चला जाएगा, तो यहां से यहां तक तो 8 ही मीटर बचा ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 8 मीटर होगा, और जबकि डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगा 12 मीटर, जबकि ये स्ट्रेट पाथ पे ही केवल आगे जाके पीछे लौटा है। तो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया, बी पे जस्ट अपोजिट हो गया, रिवर्स हो गया, जो राइटवर्ड जा रहा था वो लेफ्टवर्ड हो गया। तो कहने का मतलब कि इवन की स्ट्रेट पाथ पे भी अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो उस कंडीशन में तुम्हारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ऑलवेज डिस्टेंस कवर से क्या हो जाएगा, छोटा होगा। ठीक है, केवल इक्वल टू कब होगा, इक्वल टू केवल एक ही कंडीशन में होगा, जब डायरेक्शन चेंज ना हो, तब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड सेम होगा, जो कि अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं उससे क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो ये 2 पाथ है, ये क्या हो गया, ऊपर वाला सेमी सर्कुलर पाथ है और नीचे वाला तुम्हारा क्या हो गया, ये स्ट्रेट पाथ है। राम टेक पाथ 1 स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, राम इस पाथ पे जाता है, स्ट्रेट पाथ पे, है ना, टू गो फ्रॉम P टू Q, एंड श्याम टेक पाथ 2, और श्याम जो है ये सेकंड पाथ लेता है। श्याम सेमी सर्कल, कैसा पाथ है ये, सेमी सर्कल है। तो बताओ ये सेमी सर्कल हो गया, इसका मतलब PQ क्या है, डायमीटर है, डायमीटर तो 2r के बराबर होता है ना। तो क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या हो गया कि डायमीटर यानी कि 2r इज इक्वल टू दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक है। तो देयर फॉर रेडियस कितना हो गया, रेडियस जो हो गया सेमी सर्कल का वो 50 मीटर हो गया, ये तो आ गया। तो बोलता है राम टेक द पाथ 1 स्ट्रेट लाइन टू गो फ्रॉम P टू Q, एंड श्याम टेक पाथ 2 सेमी सर्कल। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द राम एंड श्याम। तो राम और श्याम दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल तुम्हारा कितना है, ठीक है ना। तो देखो, तो राम तो की स्ट्रेट पाथ पे गया, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो ठीक है ना। तो राम का तो तुम्हारा क्या हो गया, यही इसका पाथ लेंथ हो गया PQ,
ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द राम क्या हो जाएगा? पहला वाला क्वेश्चन का आंसर निकाले हम लोग, ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राम। तो राम स्ट्रेट पाथ पे है तो उसका केवल लेंथ कितना हो जाएगा? केवल तुम्हारा पी क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये कितना हो गया? डायमीटर है ये पी क्यू, ये 100 मीटर हो गया। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय शाम, तो शाम क्या हो गया? तो वो आर्क लेंथ, पाथ का लेंथ हो जाएगा ना, यानी कि सेमी सर्कल का। ये और सेमी सर्कल का ये पाथ लेंथ कितना होता है? तो कंप्लीट सर्कल का जो पार्ट जो लेंथ होता है पेरीमीटर का 2 पाई आर, तो ये तो हाफ पेरीमीटर हो गया यानी कि पाई आर। तो श्याम का डिस्टेंस कवर कितना हो गया? और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय श्याम कौन सा? तो ये तुम्हारा ऊपर का आर्क जो हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिख देते हैं, पी बीच में हम लोग कोई पॉइंट डाल देते हैं आर और ये क्यू, पी आर क्यू, है ना, आर्क। तो सेमी सर्कुलर आर्क कौन सा? पी से आर, आर से क्यू, ये पाथ फॉलो कर रहा है, पी आर क्यू। और ये कितना के बराबर होगा? दिस इक्वल टू पाई इंटू आर, ठीक है ना, यानी कि पाई इंटू 50। तो सीधा सीधा बोल सकते हैं 50 पाई मीटर, है ना। पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14 मीटर, है ना। पाई का वैल्यू तुम इतना ले सकते हो, पाई ले सकते हो अप्रॉक्सीमेटली पाई, चूंकि इरेशनल नंबर है तो कंप्लीट वैल्यू इसका हम लोग नहीं एग्जैक्ट पता, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली कितना हम लोग लिखते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 3.14 मीटर यूज करते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन बी, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ राम एंड श्याम। बी, तो डिस्प्लेसमेंट तो केवल क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो दोनों पी से क्यू ही गया है, पाथ चाहे स्ट्रेट लाइन हो या पाथ तुम्हारा कर्व हो, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा केवल स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज कौन है? पी क्यू है दोनों के लिए, ठीक है ना। तो देखो, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ राम इज इक्वल टू कौन सा? पी से क्यू को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, यानी कि सीधा लाइन पी क्यू, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट पी क्यू, और ये कितना है? 100 मीटर। तो हम लोग इसका देखें, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा किसका? श्याम का। डिस्प्लेसमेंट ऑफ श्याम, तो श्याम का भी स्टार्टिंग पॉइंट पी और एंडिंग पॉइंट क्यू है, तो उसका भी कौन हो जाएगा? लाइन सेगमेंट, यानी कि पी से क्यू को जो लाइन सेगमेंट डायरेक्टली ज्वाइन कर रहा है, कर्व, उसको कोई मतलब नहीं है कि पाथ कैसा है, वो तुम्हारा सेमी सर्कल से जा रहा है कि स्ट्रेट लाइन से जा रहा है या कोई और जिगजैग पाथ से जा रहा है, बस उसे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट से मतलब है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। तो स्टार्टिंग पॉइंट पी और एंडिंग पॉइंट क्यू है, तो इसको जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेगा वही क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो लाइन सेगमेंट पी क्यू कितना? 100 मीटर, ठीक है। तो देखो, तो श्याम का पाथ तो कर्व है, तो श्याम के पाथ जो कर्व है, तो श्याम का तुम्हारा क्या मैग्नीट्यूड ऑफ तुम्हारा क्या हो जाएगा? जो डिस्प्लेसमेंट है वो 100 मीटर है, और जबकि तुम्हारा क्या हो गया? श्याम का डिस्टेंस ट्रेवल तुम्हारा कितना? 50 पाई। 50 पाई यानी कि अप्रॉक्सीमेटली कितना? इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये कितना वैल्यू दे देगा? 31.4 इंटू 5, तो ये कितना? 20, 0 हाथ में गया 2, ठीक है ना। तो 5 2 7
और ये कितना हो गया, ये हो गया यानी 157। अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू तुम्हारा क्या है, अप्रॉक्सीमेटली जो है 157 मीटर है। तो 157 मीटर तुम्हारा क्या होगा, इससे तो बड़ा है ना। तो जब भी कोई पार्टिकल अगर कर्व पाथ फॉलो करेगा तो हमेशा तुम्हारा क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो स्मॉलर होगा डिस्टेंस कवर्ड से। तो फॉर श्याम के लिए है ना, देखो हमको मेरा जो आंसर निकालना था निकल गया। हम यहाँ पे देखो तुमको क्या बता रहे हैं नोट में, नोट फॉर श्याम श्याम के लिए देख सकते हो तुम, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेस देन है, ठीक है, किससे, तो डिस्टेंस कवर से। है ना। जबकि फॉर राम के लिए क्या देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट है, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट राम के लिए, देखो तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट राम के लिए 100 है और डिस्टेंस कवर्ड भी 100 है, इज इक्वल टू डिस्टेंस के। तो वो क्यों, क्योंकि राम जो तुम्हारा स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है और विदाउट चेंज इन डायरेक्शन ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये विदाउट चेंज इन डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो हम लोग नोट में ये लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ठीक है ना, तो नोट में हम लोग ये साफ साफ लिखेंगे, नोट क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, जनरली हम लोग एस से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये मॉड ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, तो ये तुम्हारा हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया। या बोल सकते हो कि ये तुम्हारा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है जनरली, और हम एस से यूज करेंगे डिस्टेंस को। हम पूरे काइनेमेटिक्स में जनरली क्या डिस्टेंस के लिए एस यूज करेंगे, है ना, और डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो देखो तो ये क्या मॉड लगा दिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, कब लेस देन होता है, पार्टिकल अगर कर्व पाथ पे मूव कर रहा हो या डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा था, पहले वो तुम्हारा स्ट्रेट पाथ पे ए टू बी गया, फिर ऊपर परपेंडिकुलर बाई एक्सिस के पैरेलल सी टू डी गया, और उसके बाद सॉरी बी टू सी गया, फिर उसके बाद सी टू डी गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 पे स्ट्रेट पाथ पे ही था, लेकिन वो बार बार डायरेक्शन बदल रहा था। तो पार्टिकल कर्व पाथ पे हो या स्ट्रेट पाथ पे हो, अगर वो डायरेक्शन बदल रहा है तो उस कंडीशन में तुम्हारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस कवर से। लेकिन पार्टिकल अगर स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है बिना चेंज ऑफ डायरेक्शन के, तभी क्या होगा, यानी कि इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, जब पार्टिकल मूव करेगा स्ट्रेट पाथ पे विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इक्वलिटी होल्ड करेगा इफ एंड only if particle moves on a straight line without change in direction। अगर वो डायरेक्शन अगर बिना चेंज किए स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा तभी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा, नहीं तो हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होगा। ये याद कर रखना, ठीक है ना, इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना है, कभी भी इस चीज़ को भूलना नहीं है, ठीक।
ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ठीक है ना, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, और साथ में एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग देखेंगे और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या बाकी जो टर्म जो डिफाइन करेंगे, यानी कि वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन, ये सब टर्म हम लोग क्या देखेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ओके, बाय एंड टेक केयर।